जय हिंद दोस्तों। हाँ 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 हाँ, जो हम शुरू करने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। आ जाओ जल्दी से आ जाओ मेरे भाई। हाँ, आगे आप लोग सब लोग इकट्ठे। अच्छा दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद जिसका जिक्र मैंने पिछले वाले वीडियो में भी किया था, हमने महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू बोलते हैं, उनके कुछ जीवनियों के बारे में समझा था, उनकी कुछ कार्यशैलियों के बारे में हमने जाना था, और हमने यह भी पढ़ा था कि किस प्रकार से वे भारत में उनका आगमन होता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में मैं पिछले वाले वीडियो में जिक्र कर दिया है। तो प्लीज़ जिसने भी मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ठीक है, आप एक बार उसको देख लीजिए, 5 मिनट टाइम निकालिए स्किप करके, चाहे जैसे भी आप देखिए। अब यहाँ पर मैंने लिखा है महात्मा गांधी के नेतृत्व में, मैंने नहीं लिखा है, किताब में लिखा है कि इन समूहों के इकट्ठा करके विशाल आंदोलन खड़ा करते थे। ठीक है, और महात्मा गांधी देखिए, वे एक तरह से राष्ट्र के प्रति लोगों के दिलों में एक प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि हम देखिए, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत और असहयोग के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में जिक्र किया है, जिसमें हमने यह जाना था कि किस प्रकार से जो 90 और 1980 के बीच जो कीमतें दोगुनी हो गई थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था जब 1914 से 1918 तक, तो उसमें क्या किया गया था कि जिसमें आम लोगों के मुश्किलें बढ़ गई थी। गाँवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती किया गया था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में लोग काफ़ी नाराज़ थे। और भैया नाराज़ भी क्यों ना हो, अरे भैया अपने देश के लिए नहीं लड़े, दूसरे देश के लिए हमारा जाकर सैनिक, हमारे देश का वीर सपूत दूसरे देश के लिए, जो कि हमारे ऊपर राज करता है, हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हम दूसरे देश के लिए जाकर लड़ें, उसके लिए लड़ें? नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो सत्याग्रह का विचार उनके मन में आया था। महात्मा गांधी 1915 में जब भारत लौटे थे, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। हाँ, ब्रिटेन में गए थे ना। हाँ देखिए, उस समय वो लंदन में जाकर वकालत मतलब यहाँ पर आकर बैरिस्टर कहा जाता है, तो वकालत की डिग्री हासिल की थी। तो गांधी जी ऐसे छोटे मोटे आदमी नहीं थे, समझे। हाँ, आप विंस्टन चर्चिल ने बोला था, अर्धनंगा फकीर, एक जैसा देश वैसा भेष, है ना। तो वो रखते थे, वो उनका अलग ही। देखिए, आप देखे होंगे भीमराव अम्बेडकर हमेशा सूट बूट पैंट पजामा एकदम फिट फटाक रहते थे, और महात्मा गांधी ऊपर वाला मतलब तन ढकने के लिए उनको पर्याप्त काफ़ी जो कपड़ा था धोती कुर्ता में वैसे साधारण रहते थे, क्योंकि आपको उस प्रकार की मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। आप शहर में जाएंगे धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, थोड़ा और टाइप लगता है कि नहीं, लेकिन हमको अपनी परंपराएं को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए वो अलग की बात हुई। अब कितने लोग मेरे को ये बोलते हैं, कमेंट करके बोलते हैं, उससे भाइयों का कमेंट आया था कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं। मेरे भाई, मैं जब फास्ट बोलता हूँ ना, आप उसको प्लीज़ थोड़ा सा धीरा करके दें। पिछले वाले वीडियो में ये भी पढ़ लिया था कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ लोहा लिया था। ठीक है, तो नस्ल भेदी क्या होता है? अरे भाई, काला गोरा का फ़र्क होता है ना। अफ्रीका के लोग बहुत काले होते हैं, काले होते थे, कैसे दिल वाले होते हैं, एकदम मंगरीला के जैसे काले होते हैं। रात को तो देखिए नहीं पड़ेगा, लड़ जाएंगे। अच्छा, एक बात है, सत्याग्रह के विचार के समय सत्य की शक्ति का पर आग्रह, उसी को सत्याग्रह बोलते हैं। अब सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या क्या विचार थे, आप इसको पढ़िएगा। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, दुर्बलों का हथियार। देखिए, आपके अंदर देखिए, महात्मा गांधी, अब कितने लोग भगत सिंह को डिफरेंट करते हैं। अरे भाई, शहीद, वीर सपूत, अलग अलग अवतार है। जैसे हमारे 33 करोड़ देवी देवता का मानते एक ही है, उन लोगों का विचार भी एक ही था। हाँ, जाने का रास्ता अलग अलग हो सकता है। महात्मा गांधी ने बोला था कि तुम अगर अपने अंदर सहन शक्ति है तो तुम सत्य को स्वीकार करो और असहयोग आंदोलन की राह पर चलो, किसी को सताओ मत, सत्य और अहिंसा पर विचार रखो। और भगत सिंह का था, भैया जैसे ईद कर जवाब पत्थर से देना है ना। तुम एक महात्मा गांधी के 3 बंदर है, आपको पता होगा, है बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। भगत सिंह का तो है, बुरा कहे ना जबान काट डालेंगे, बुरा नहीं देखो अखियाँ निकल कर गोटी खेलेंगे, गोटी बुरा सुनना ही नहीं है। तो समझिए, यहाँ पर उन लोग का विचार अलग अलग हो, विचार एक ही था, उनका राह अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसमें उत्पीड़क शत्रु को नहीं, अहिंसा के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया है। ठीक है, अब हम समझते हैं। ठीक है, हम बता भी देते हैं। देखिए, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर ना सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में पहले बिहार के चंपारण इलाकों का दौरा किया। हमारे बिहार में भैया चंपारण में नील की खेती, जबरन नील की, अच्छा जहाँ नील की खेती होती है ना, वहाँ का ज़मीन जो बंजर हो जाता है, अब जबरन वहाँ से करवाया जाता है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों का संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा जिले में क्या हुआ था ना, बता रहे किसानों का कर्ज माफ़ी का मामला था।
जैसे उस वर्ष क्या हुआ था ना, उत्पादन 75% गिर गया था, मतलब 100% में 75% उत्पादन खराब हुआ था, केवल 25% ही अच्छी फसल हुई थी। 100 में 25% ही अच्छी फसल। अरे भैया 100 का केवल इतना ही फसल अच्छी हुई थी और बाकी सब खराब हो गई थी। ये सब क्या खराब हो गई थी, ठीक है। तो हाँ, मैं लाइट कर देता हूँ कितना फसल अच्छी हुई थी। देखिए इतना ही फसल अच्छी हुई थी। अब सोचिए इतना में भी उनको क्या देना था, टैक्स देना था। इतना में भी उनको टैक्स देना, और टैक्स नहीं देना था 35%। जो ये ब्रिटिश वाले ना, अंग्रेजवा ना 35% टैक्स और ही ठोक दिया ऊपर से। अब बताइए, अब किसानों की कर्ज माफ़ी का ऊपर से टैक्स दे दिया। करना चाहिए था कर्ज माफ़ी। तो फसल खराब हो जाने के कारण क्या हुआ था ना कि बहुत ही, और उसी समय देखो जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया था कि नहीं, उसी समय प्लेग भी चल गया था। अब यहाँ पर खेड़ा के किसान जो न लगान चुकाने के हालत में नहीं थे, फिर भी वे इतना कष्ट सहते थे ना पहले के लोग। अरे बाप रे बाप, हमारे देश पर इतना अत्याचार किया है इन अंग्रेजों ने, 200 वर्षों तक इतना मारा पीटा। लोग कहते थे यार किसी तरह जान बचाओ, चलो 3 टाइम नहीं सही 1 ही टाइम खाएंगे, दे दो कर्ज, दे दो इन सबको टैक्स दे दो, इन चुट्टा को पेट भर लेने दो। अच्छा, उसी समय हम बता रहे हैं 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन करने भी पहुंच गए अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में मिल मजदूर का जो कहा था, बता रहा हूँ वे लोग ना 35% बोनस की मांग रख रहे थे, क्योंकि उस समय आपके यह महाराष्ट्र की तरफ से भी किसान वहाँ पर मजदूर गए थे, मिल मजदूर। तो वहाँ पर मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी और उत्पादन काफ़ी हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट केवल अपना ही अंग्रेज रख रहा था और इन मिल मजदूरों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इन मिल मजदूरों की तरफ से महात्मा गांधी को बुलाया गया, आग्रह किया गया, और इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने भाग भी लिया और उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसके मिल मजदूरों का नेता बने। और उन्होंने जब वहाँ के जो हेड था उससे बात किया तो उसने बोला कि मैं 20% बोनस दे सकता हूँ। तो महात्मा गांधी कहे चलो यार, थोड़ा में नहीं भला, है ना। अरे नहीं कहते हैं ना, हाँ नहीं मिला कुछ की जगह पर कुछ नहीं की जगह पर कुछ ही सही। तो महात्मा गांधी ने हाँ कर दिया। अब वहाँ पर महात्मा गांधी को गाली देने लगे लोग, दलाल बोलने लगे। बताइए इतना। अच्छा एक बात बताओ, इनके अंदर इतनी सहनशीलता थी ना, उनको तो अच्छा उनकी जगह पर आप रहते ना, छोड़ छाड़ के चले यार, जब मरो भूख मरो। उनको पैसा की कमी थी, बैरिस्टर थे ना। अरे भैया जो लंदन पढ़ने चल गया उनके घर पर पैसा की कमी नहीं थी मेरे भाई। देखो उनके दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम था। और मैं बता रहा हूँ, अच्छा मैं लिख के नहीं बता पाता, मेरे पास संसाधन की कमी है। आप समझिए बस, आप अपने आप ना उस हेडिंग को लिखा करिए। जो मैं बताता हूँ आपको, अगर पॉइंट भी तो मैं अंडरलाइन करवाता ही हूँ, जो आपको लगे तो आप लिखा करिए। तो उस समय क्या हुआ ना, 20% बोनस पर मांग गए, उनको गालियाँ सहनी पड़ी। बताइए। तो फिर महात्मा गांधी हड़ताल पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, और उन्होंने लगातार भूख हड़ताल किए। और उसके बाद जो वहाँ का हेड था उसने फिर शर्त रखी महात्मा गांधी के साथ कि हाँ मैं आपको 35% बोनस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब 35% बोनस देने के लिए तैयार था, फिर भी महात्मा गांधी ने हाँ में सिर नहीं हिलाया। उन्होंने अपनी हड़ताल को जारी रखा। फिर उसने पूछा, अरे भैया ये तो एकदम अर्धनंगा फकीर मर और जाई कहीं और आफत लो दे पूरा। उसके साथ जन सैलाब में इकट्ठा हो गया महात्मा गांधी के साथ। अब ये बात हुआ तो मिल मजदूर भी चाहते थे, अरे महात्मा गांधी जी हमारे तक जितना हुआ था सब पूरे हो गया, अब कहीं लिए हड़ताल कर रहे हैं, जितना हमारा आग्रह था सब पूरा हो गया। वे बोले कि नहीं 35% बोनस नहीं, 35% आप सैलरी में ऐड करिए। अब करिया पक्का आदमी है रे भाई। और इन्होंने इस दिमाग इनका देखिए उस समय। अब सोचिए सब मजदूर इनके तरफ वाह होने लगी और इस पूरे देश भर में इनकी चर्चाएं होने लगी। धीरे धीरे इन्होंने इनके सत्याग्रह फैलता चला गया। लेकिन उसके बाद मैं बढ़ता हूँ, अगला टॉपिक हमारा रालेट एक्ट। अब यहाँ से हमारा शुरुआत होता है। रालेट एक्ट के बारे में हम बता दें आपको। रालेट एक्ट इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं मैं, एनार्कल एंड सिडनी एक्ट। एनार्कल एंड सिडनी एक्ट इसको बोला जाता है रालेट एक्ट। इसमें क्या था ना, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, आप चाहिए तो लिख सकते हैं। बिना दलील आप कोई भी दलील पेश नहीं कर सकते। आपको किसी भी अभी तो मान लीजिए वारंट दिखाया जाता है ना कि आपने क्या गुनाह किया है, लेकिन उस समय बिना दलील का आपको कहीं भी जेल में जबरन देखिए अभी लिखा है आपके लेजिस्लेटिव कानून बहुत जल्दी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार। बताइए
और महात्मा गांधी ने इसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। इसके बारे में हम बात करते हैं। बिना दलील का ही आपको कैद किया जा सकता है, आप वकील भी नहीं रखते। अच्छा, आप अगले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपना वो अपील भी नहीं कर सकते। तो इसी को कहा जाता है बिना दलील बिना वकील भी। आज भी है डिटेक्टिव प्रिवेंशन एक्ट इसको कहा जाता है। आज ये सब है ना, जब आप कहीं अपराध कर दिए, जघन्य अपराध कर दिए, कहीं बम, कहीं आतंकवादी वाले घटना कर दिए, कहीं ले जाकर संसदीय बम में पटक दिए, तो इस समय आपको वारंट थोड़ी दिखाएगा। तो आज भी चलता है। अच्छा, रॉयल्टी एक्ट को ना काला कानून कहा गया उस समय, काला। अच्छा, श्रद्धानंद नाम के एक समाज सुधारक थे, उन्होंने कर मत दो नाम इसको बोला था, कर मत दो से एक आंदोलन चला था। अच्छा, उस समय क्या हुआ ना, कश्मीर के नेता थे, एक बहुत बड़े नेता थे सैफुद्दीन किचलू, और पंजाब के एक नेता थे सत्यपाल। इनको बिना मतलब रॉयल्टी एक्ट के जरिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब तो लोगों में बहुत ही आक्रोश भरा था। तो और यह आक्रोश 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या हुआ ना कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उबार से चिंतित रेलवे टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं भंग हो जाने से आशंकित से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिए। अमृतसर से बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिए गए। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। भैया डरते थे, गांधी जी एक विचारधारा थे मेरे भाई। आज कैसे बोल देते हो गांधी जी के बारे में इतना? तुम पढ़ते या चाय के नुक्कड़ पर बैठ कर ना, चाय चूसने गुटखा मुंह में ठोक लेने से ज्ञान, गुटखा ज्ञान ना अपने पास सीमित रखा करिए। मैं बोलता हूँ आप कैसे, अच्छा मान लीजिए यही ना आरोप लगाया जाता है कि भगत सिंह को उन्होंने फांसी से क्यों नहीं रिहा करवाया। भैया मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें भी उसने खेल गया उनके साथ समय। अब इस समय को आप नहीं देख सकते, मैं बताऊंगा, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, ठीक है। हाँ, मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी हम इसको बारे में पढ़ लेते हैं कि अब भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दिया। सब लोग ना इकट्ठा हुए थे, ऐसे मेला देखने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे। अब बता बच्चे क्या किस बात पर जिक्र करेंगे, लेकिन उसने क्या किया, वहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं में पता है 1000 से लोगों से भी ज़्यादा लोग आत्महत्या कर बैठे थे। और वहाँ का एक उस समय था, बता रहा हूँ मैं, ओ डायर उस समय वायसराय था, वायसराय चलता था ना चेम्सफोर्ड। उसने आज्ञा दे दी कि जाओ वहाँ पर कोई जुलूस होने वाला है, और उसने आकर एक ही गेट फाटक था और एक ही उस चारों तरफ से घेर कर अमृतसर में, है ना, जलियांवाला बाग है, वहीं आपका स्वर्ण टेम्पल, गोल्डन टेम्पल के बगल में है, और मार्शल लॉ को कर दिया था। मार्शल लॉ का मतलब अरे वही आपका कर्फ्यू, हाँ हो गया ना, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, जैसे कोरोना टाइम होता है, काउंटर टाइम करना था। उसी तरह पूरा चारों तरफ गोलियाँ धड़ाधड़ बरसाते रहा, और कई लोग तो कुएं में कूद के जान बचाने के लिए वो भी मरते गए, और बहुत लोगों को मारा, बहुत लोग उनकी जान। अच्छा, उस समय कमीशन में बैठा था, एक हंटर कमीशन था जिसमें बोला 380 से एक कम 379 केवल मरे हैं। जब उस पर अच्छा ओ डायर को जब चेम्सफोर्ड पर वायसराय था ना, तो इसका जो वहाँ पर कार्यकारी सभा में जो बैठते हैं लोग, उसमें एक अपने भारत देश के भी थे, उनका नाम था शंकर आयार। तो उन्होंने सभा से इस्तीफा दे दिया, और उन्हें पूछा, सरकार से सवाल पूछा कि आखिर ओ डायर ने इतना बड़ा हत्याकांड करा दिया, और आप ब्रिटिश, आप इसके खिलाफ एक बार भी जिक्र नहीं किया, इसके खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया। तो इसने क्या बोला, चेम्सफोर्ड ने, उसने बोला ओ डायर को भेज दिया गया ब्रिटेन, मैं इस पर कुछ जल्दी कार्रवाई कराता हूँ। तो कमीशन बैठा दिया, हंटर कमीशन, इसकी जांच होगी। कैसे हो गया, जैसे आज के नेता नहीं बोलते हैं, कैसे बाढ़ जैसे हो गया, आज हम इसको जांच करवाते हैं, घोटाले हो गया इसका जांच कराते हैं। अरे यार सब मिले भगत है सब लोगों का, तो वही वाली बात हो गया। अंधाधुंध गोलियां चला दी ना, सैकड़ों लोग मारे के बाद में बताया कि वो सत्याग्रह के जहान में दहशत और विस्मय का भय पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। और इसके लिए कमीशन बैठा गया। हंटर कमीशन बोल रहा था कि केवल 379, जबकि मालवीय समिति ने बताया कि 1000 से भी अधिक लोग मरे हैं। अच्छा, जलियांवाला की बाग की खबर जैसे जैसे फैली ना, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। बौखलाए भीड़ ने ना क्या किया, सरकार लोगों को अपमानित आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों पर जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और साहिब सभाओं को सलाम करने में मजबूर किया गया।
लोगों को कोड़े मार गए, गांव गुजर वाला पंजाब पर बम बरसाए गए, हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस कर लिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे आपका यहाँ पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसी समय एक बंदा था, उसका नाम उद्यम सिंह था। आप भगत सिंह के बारे में जानते हो, भाग्य वाला उनका नाम है ना। भगत सिंह के बारे में भी आपको बता दूं, आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों कैसे जैसे तो दिखता था, सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसे आज़ादी प्यारी थी। भगत सिंह के दिल में उठी इनकलाब की चिंगारी थी। अरे भैया भगत, जिस एज में ना आप 17-18 अप्रोक्स इतनी एज में होंगे ना, जिस एज में आप बैठा के पीछे अपने वाले को घुमाते हो, उस एज में भगत सिंह के अंदर चिंगारी बढ़ी थी। उनका जन्म हुआ था 1907 में, है ना। अभी तो हम उधम सिंह की बात करेंगे, लेकिन इनके बारे में बता दूँ, शहीद आजम जिनको भगत सिंह बोला जाता है ना, भारत माँ का वीर लाल ने जन्म लिया, जिसे भागो वाला मतलब भगत सिंह रह गए। अच्छा, शुरू से देशभक्ति से जुड़ा था, जिसे हुक्म हराम अंग्रेजों ने जो सदियों से निरंकुश राज्य करते रहे, सब परिवार बागी घोषित कर रखा था। वैसे तो भगत सिंह ने लाहौर से शिक्षा के दौरान ही यूरोप के विभिन्न देशों में हुई गतिविधियों का अध्ययन किया था, लेकिन देश के प्रति उनका लगाव बचपन से ही रहा। एक परिघटना वर्णित है, एक बार उनके पिताजी खेती के लिए बीज बोने जा रहे थे, तभी बालक के मन में प्रश्न उठा कि उन्होंने पिताजी से पूछा, पिताजी आप अनाज के दाने की धरती के अंदर क्यों बिखेर देते हैं? पिताजी ने जवाब दिया कि बेटे, इस दाने से धरती माँ के गर्भ से पैदा जो पौधा होता है उसे और अधिक दाना निकलता है। तो उन्होंने क्या किया, एक उनके घर में क्रांतिकारी माहौल, उनके पिताजी, उनके चाचा का हम बता रहे हैं ना, उधम सिंह के बारे में अभी बताते हैं। उधम सिंह ने 21 वर्ष, उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उधम सिंह बहुत छोटे थे। 21 वर्ष बाद पहुंचे कहाँ पे? ब्रिटेन में। अच्छा, ब्रिटेन में वो डायर जब गया था ना, बड़ा सम्मान हुआ था उसका, वाहवाही हुआ था, बहुत बढ़िया कांड करके आया है ना। अच्छा, 21 वर्ष बाद जब उधम सिंह वहाँ पर पहुँचे थे, अपना एकदम ये भी पढ़े उड़े लिख एकदम सूट बूट पहन कर पढ़े लिखे जैसे, और अंग्रेजी बोले ना आता था। तो वेयर इज द उधम सिंह, आई वांट टू मीट हिम बोले। तो उधम सिंह एकदम अंग्रेजों वाला वेशभूषा बनाकर एक बुक लिए थे, उसके अंदर पिस्टल रखे थे, और बुक को काट कर ऐसा बनाए थे, डिजाइन पूरा बुक ही जैसा लग रहा था। वेयर इज द उधम सिंह, आई वांट टू मीट हिम, आई वांट टू टॉक टू हिम समथिंग। अब बस पहुँचा दिया गया उनको उधम सिंह को वहाँ पर ओडायर के पास। अब ओडायर बोला, व्हाट यू वांट टू से समथिंग। ओ अब ये उधम सिंह निकाले, आई वांट टू से समथिंग इफ़ यू डोंट माइंड। मैं हिंदी में बताता हूँ। आपको याद है जब आप अपने ड्यूटी पीरियड में थे और आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, हाँ, कितना कितना आपको दिल में खुशी उत्पन्न हुई थी। हैं, आज मैं उस खुशी को उत्पन्न हुई है ना, तो उसको मैं एकदम शांत करना चाहता हूँ। और उन्होंने तुरंत पिस्टल निकाली, मारी, ढक ढक, अब मार दिए हों एक गोली। तो समझिए, भारत का एक क्रांतिकारी जो विदेश में जाकर उस 21 साल बाद उसके दिल में चिंगारी जल रही थी, आग जल रही थी। भारतीयों को कभी छोटे मत समझना, इन अंग्रेजों ने, भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं है, और जो छेड़ देता है उसको छोड़ता नहीं है। ये बात तो गाद बैठा लो। और जो अपने भारत देश के नहीं हुए बेटा, अपने बाप का नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ आपको पहले से। भैया, जब ये हुआ था ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें बहुत से लोगों को उपाधियाँ भी मिली थी। जैसे महात्मा गांधी को कैसर हिंद मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। सब ने अपनी उपाधियाँ का त्याग कर दिया। और अच्छा, अंग्रेजवा का मेंटलिटी बहुत चालाक थी पहले ही से। वो कभी धर्म को गाली नहीं देते थे, जानते थे कि इन हिंदुओं, इन भारतीयों को, मुस्लिमों को जितना भी सताओ ठीक है, गाली नहीं देना। सताओगे माफ़ कर देगा। उसके दिल में, उसका दिल, यार हम लोग का दिल है ना, भारतीय का दिल ना, बोला भला है, भगवान बोले ना जैसे, माफ़ कर देता है। लेकिन इतना याद रखना, जब गलत काम करेगा तो साफ भी कर देता है। तो ये था हमारा जलियांवाला बाग। उसके बाद क्या हुआ? रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया है। इसमें क्या हुआ था कि मुख्य रूप से शहरों कस्बों तक ही सीमित था जो आंदोलन था ना। लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे ना। अब देखिए, अशिक्षा अभी भी, अंग्रेजवा तो लूट के जो चले गए 200 वर्षों तक, अभी भी लूटपाट हो ही रहा है। अरे पहले सफ़ेद चमड़ी वाले लूटते थे, आज सफ़ेद चमड़ी तो रहा नहीं, तो सफ़ेद कुर्ता पहन कर लूट रहा है साला। अशिक्षा सबसे बेरोजगारी जो है ना, इसका मुख्य कारण अशिक्षा है। अशिक्षा, जितना भी जघन्य अपराध होते हैं, चोरी, हत्या, बलात्कार, जितने भी, ये सब अशिक्षा से ही जन्म लेते हैं। और यही चीज़ तो हमारे बिहार में तो
फेल है, सबसे पीछे है और बनाना भी चाहते हैं। अच्छा, पढ़ाने का एक वो भी है, लड़का को अगर कहानी के टाइप से पढ़ाया जाए ना उसको, अच्छा आप कहानी जैसा सुन रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, आपको अगर उस तरीके से पढ़ाया जाए तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, उनका जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे पूरे भारत में, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना वैसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों का नज़दीक ला सकते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध वाला जो इतना दिया है ना, इसको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ। अच्छा अभी एक मेरा अलग से हिस्ट्री का टॉपिक जुड़ा है, आप देख सकते हो, उसमें इटली का एकीकरण होता है, फ्रांस का एकीकरण होता है, जर्मनी का पोलैंड पर हमला होता है, हिटलर का जन्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इसमें क्या हुआ था ना, अब बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। इसमें हुआ था कि ब्रिटेन और पहले से छोटा था, इस सबको लालच दिया था, इटली को लालच दिया था ना कि तुम जो धुरी राष्ट्र है उसका सहयोग नहीं करना, और ये आगे ही हट गया है ना। अब अकेला पड़ गया था कौन, जर्मनी। अब जर्मनी बेचारा अकेला पड़ गया था, ऑस्ट्रिया उसी कमजोर है ना, हंगरी से मांग रहा था, भूखा था, उसी से हथियार मांग रहा था। इधर अमेरिका, रूस, जापान, ये सब, ब्रिटेन, जितने भी थे सब क्या थे, मित्र राष्ट्र थे। अब ये सब भारी पड़ने लगे थे। अब यही हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार में कि आखिरकार हमारे देशों से जो ले गए थे सैनिक, यही बोल कर ले गया था ना कि भारत, उन्होंने महात्मा गांधी ने भी हाँ बोला था, क्यों, क्योंकि उसने बोला था कि मैं भारत के लिए अच्छा सोचूंगा। यही अच्छा सोचे थे सब गधवा, यही अच्छा सोचे थे सब कमीने। अब देखिए गाली निकल जाता है, क्योंकि जर्मनी अकेला पड़ गया था। अब ब्रिटेन ने लालच दिया था कि तुर्की का कभी विभाजन नहीं करेगा, उसने तुर्की का भी विभाजन कर दिया, और तुर्की वही ऑटोमन साम्राज्य पर, और एक सख्त संधि थोप दिया, सबका बांट लिया, एकदम बंदरबाट कर दिया तुर्की पर। आधा आधा अमेरिका ले लो, आधा ब्रिटेन ले लो, आधा फ्रांस ले लो, तुर्की को एकदम बंदरबाट बना दिया। अब वहाँ के जो मुस्लिम थे अब खिसिया गए, अब जाके खिसिया गए, ओ लाहौल बिलाकुलत, हमारे साम्राज्य का तुम विखंडन कर सकता है। 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जनगवाही का संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। अब यहाँ से शुरू होता है। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। हाँ तो भाइयों, अब हमने यह तो जान लिया कि किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों आपस में मिलकर एकजुट होने वाले थे। अब हम पढ़ेंगे असहयोग ही क्यों। अरे भाई, और भी तो आंदोलन चल सकते थे। तो बात यहाँ है, अब आप समझिए। अपनी हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग से कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। बात तो सही थी। अब यहाँ से ये हुआ कि असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से ही किया जाए। अच्छा, एक आंदोलन का कंपेरिजन हम करते हैं। अभी हाल ही में हुआ था अग्निवीर आंदोलन। तो नहीं कह सकता क्योंकि उसमें कोई नेता तो नेतृत्व करने वाला था ही नहीं, लेकिन मेरे भाई, मेरे बंधु, हमारे सर हैं, मान लीजिए खान सर, उन्होंने बोला था कि जो प्रोटेस्ट करना है हम लोगों को बहुत ही शांतिबद्ध तरीके से करना है, शांतिपूर्ण तरीके से करना है, लोगों को क्रमबद्ध अपने इकाइयों को पार करना है। लेकिन लोगों ने जो यूथ का, जो युवा अवस्था का जो अवस्था, ये स्टेज होता है, इतना तड़क भड़क और तनावग्रस्त और किशोरावस्था, जो आप तो हम लोग भी तो इसी स्टेज में आते हैं, तो यह इतना संघर्ष वाला अवस्था होता है कि लोग तनावग्रस्त थे, ऊपर से इतना आग का गोला भभक उठा और सारे सरकारी संपत्तियों को आप लोगों ने तहस नहस कर डाला। ठीक है, तो इससे आंदोलन तो चला नहीं। उसी प्रकार गांधी जी ने कहा था, पहले ही विचार दिया था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार की दी हुई पदवियां लौटा देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार की दी हुई पदवियां लौटा दी गई। सरकारी सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किए जाना चाहिए। सविनय, प्यार से ही आज्ञा का अवज्ञा मतलब करना, आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए, लेकिन प्यार से। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते देश भर यात्राएं कर लेते हैं।
लेकिन उस समय फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप ये सब का तो जमाना था ही नहीं कि गांधी जी आते हैं हैशटैग डालकर अपना बात पूरा कर देते। नहीं रे भाई, अब लोग क्या यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाकर, ट्विटर पर अपना रील बनाकर ऐसे नहीं करते, ट्वीट नहीं कर पाते ना। तो मल्टीमीडिया जमाना तो था ही नहीं, तो लोग उनके प्रति क्या विचारधारा रख रहे थे इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित हैं। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। सोच रहे थे, उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ। असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ा और उनमें किन लोगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ा सा चरखा दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है? क्योंकि यहाँ जब हमारा उपनिवेश इंग्लैंड वालों ने किया था तो यहाँ का सामान, कच्चे मटेरियल जैसे रेशम, सोरा, शहरी, कागज जितने भी थे हमारे, कॉटन थे, है ना, तो उसको ले जाकर अपने देश में रुई से कपड़ा, कपास से कपड़ा बनाते और पुनः हमारे देश में ले आकर उसको बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। तो इन गांधी जी ने बोला था कि अपने हाथ में कारीगरी रखो, किसी पर डिपेंडेंट न रहो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, विदेशी कपड़ों का, एक मिनट, विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए उसका बहिष्कार किया। जैसे अभी मोदी जी ने किया था ना, चाइना सामानों का बहिष्कार किया था, उसी प्रकार आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या थी इसके बारे में भी हम लोग अब समझ लेते हैं। आंदोलन के अंदर भीतर क्या क्या अलग अलग धाराएं थी। अब असहयोग आंदोलन पर मुहर तो लग गया था, तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक ने अपने अपने आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग थे भाई, उनके देखने का नजरिया अलग अलग था। अब देखिए यहाँ पर शहरों में आंदोलन, जो पढ़े लिखे लोग अधिकतर माना जाता है ऐसा कि शहरों में रहते, तो उनका क्या था, उन्होंने क्या किया कि हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, मास्टर शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में विधान परिषद का चुनाव का बहिष्कार किया गया। ये अलग टॉपिक बनता है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ हुआ क्या। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जला गई। पिकेटिंग मतलब होता है ना, मैं बता रहा हूँ, प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाकर रास्ता रोक लेते हैं और बहुत ही प्रेम, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। अब सोचो, शराबियों को समझाना था, आप एक शराबियों को समझा नहीं पाते हो, पूरा हजारों की संख्या में तब जो कि दुकान उनके आगे है, हाँ, उनके अमृत पान वो आगे है, उसको आप रोक रहे हो पीने से। सोचो क्या हाथ होगा। लेकिन फिर भी लोग लाठी खाते, डंडे खाते, सिर फोड़वाते, लेकिन उनको प्यार से समझाते। आप शराबियों को समझाने जाओगे ना, कभी गए हो कि नहीं? आप एक उस शराब का एक बुराई गिनाओगे, 10 तो अच्छा ही गिना देगा। इससे पेट साफ होता है, इससे माइंड साफ रहता है, उससे नींद बहुत आता है, हजारों ठो आपको गिना देगा फायदा। उसमें कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया, व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इंकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। अभी भी आप देखेंगे कि जो खादी वस्त्र होता है बहुत ही महंगा होता है कि नहीं, लेकिन सब लोग नहीं पहन पाता है। हम लोग भी विदेशी, अच्छा आपका ये जो हमारा क्या है, चाइना का बहिष्कार तो हम लोग कर कैसे सकते हैं बताइए। चाइना इतना करना तो चाहिए ही, लेकिन देखिए ओप्पो, वीवो, जियोनी, रेडमी, कुल जितना भी सब चाइना ही है। भारत का वही कार्बन आया था, मेट्रो में आया था, नोकिया आया था, कौन लेता है भैया, कौन लेता है? इतना महंगा पड़ जाता है। लावा था, ये सब कोई नहीं ले पाता। तो यही बात है। कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा और इसके कारण कई खादी का कपड़ा मिलों पर भारी पैमाने पर कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे बताइए, आप ही बताइए ना। अब मोदी जी बोलते हैं 4 दिनों के लिए चाइनीज चीज़ों को हम प्रतिबंध लगाते हैं, तो हम लोग भी मान लेते भैया चले। अरे हर चीज़ में चाइनीज तो राखी आ गया है। चाइनीज आपकी मेंटेलिटी को समझता है। चाइनीज आपके मेंटल एक दिन का राखी का त्यौहार मानता है, आपको चाइनीज राखी भेज देता है। रेशम वसाम, चाइना रेशम होता है, अरे हाथ कट जाएगा बाबू, टूटता भी नहीं। अच्छा दूसरी बात,
आप देखिए कि दिवाली वाली में सारा चुकचुकिया झुकझुलिया झाला झरोला जितने भी होते हैं सब चाइनीज होते हैं। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलनों की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वैकल्पिक स्थानों की स्थापना के लिए प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई नहीं लगे। हाँ, सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट जाए तो उसे भूला भूला नहीं कहते हैं। लेकिन मेरे भाई, हम अकेले कितने लोगों को घर पे जाकर एक लोगों को ट्यूशन दे सकते हैं। इसीलिए तो हमने ऑनलाइन का जरिया अपनाया, वो भी यूट्यूब पे। देखिए मेरे पास ये भी मोनेटाइजिंग अभी नहीं हुआ है, मुझे इससे पैसा मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी एक आत्मसंतुष्टि के लिए अपने देश के प्रति कर्तव्य है कि मैं लोगों को अपना जो भी है थोड़ा सा टाइम जो भी निकलता है मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो आप दूसरों के तरफ भी इसे तुरंत फटाफट फेंका करिए, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अब हम पढ़ते हैं ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से विद्रोह गया। अब शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान आदेशों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र, इनका नाम याद रखिए, किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ पे? अवध में, हाँ अयोध्या। इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे, ठीक है। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम रकम और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती। बेगार मतलब क्या होता है? बिना किसी परिश्रमी के काम करवाना। अभी हम कुछ दिन पहले स्कूल में पढ़ा रहे थे, बताइए हमारे साथ नाइंसाफी हो गया। मैंने पैसा नहीं मांगा था, मैं पैसा के लिए नहीं, धन अपना विद्या धन के लिए नहीं बेचना चाहता था, मैं लोगों को पढ़ाना चाहता था। हाँ ठीक है, उन्होंने दिया तो मैंने एक्सेप्ट किया, रिफ्यूज भी नहीं किया। हाँ, लेकिन उनको यह सोचना चाहिए था ना मेरे भाई कि जब सवे पबजी सब्जी न पता क्या क्या वहाँ पर टीचर खड़े होकर मैडम उनके बैठकर बतिया रही हैं, उन लोग का भी उतना ही है। और हम अपना मेहनत कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ओवर चला जा रहा था दूसरे पीरियड में पढ़ाने के लिए। मैं छुट्टी होने के बाद भी कुछ टाइम ले लेता था, उसके लिए भी उन लोग को बुरा लगता था। वे केवल कहते थे कोर्स कंप्लीट करिए, कोर्स कंप्लीट। मैं कोर्स कंप्लीट कराता लेकिन समझा के। मैं यह बोलता था सर समझाए बिना कोर्स कंप्लीट कराने से क्या फायदा, लेकिन पैसा के आगे ना पढ़ाई का स्तर इतना गिरा दिया इस नेता ने जहाँ भी वहाँ पर भी मेरे साथ राजनीति होगी। चलिए वो अलग बात है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये है कि पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो। अब बताइए, आपको किसी जमीन को दे दिया गया, ठीक है, पट्टे पर, मतलब पट्टा हम बता रहे हैं, आपको कोई जमीन दे दिया जाता है ना रेंट पर, और आप रेंट तुरंत बदल दिया जाता है क्योंकि आप उस जमीन के प्रति आपका लगाव भी नहीं बढ़ पाएगा, आप मन से काम भी नहीं कर पाओगे। जैसे अभी तबादला हो जाता है वैसे ही हो जाता है। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों के न्याय धोबी की जन सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों में न्याय धोबी बंद का फैसला लिया। हाँ भैया, जमींदारवा ये यार अपन कमवा अपने से नहीं करता था, वो सब कपड़ा धोने के लिए, बाल कटवाने के लिए, अरे ठीक है हम तो कपड़ा अपने से धो लेते, खाना वाना बनाना ये सब थोड़ा मोड़ा काम। अब क्या धोने के लिए भी किसी को ना रखोगे तुम? हाँ, अब क्या नित्य क्रिया के बाद धोने के लिए भी किसी को तुम रखोगे नौकर? यार ये अपना काम थोड़ा मोड़ा कर ही लेना चाहिए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वाले से बातचीत कर उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके में गाँव के संगठन का 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब जन सहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस का अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिन्हें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। अब पता है क्यों? वो लोग गांधी जी के नाम पर ना अलग अलग उनका विचारधारा था। देखिए 1921 में जब आंदोलन फैला था तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, व्यापारों में लूटपाट। गांधी जी ने ऐसा नहीं बोला था, गांधी जी ने केवल बोला था असहयोग आंदोलन करना है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करना है और बिना किसी को हिंसा पहुंचाए, मतलब अहिंसक ढंग से करना है। लेकिन ये लोग का देखिए, बाजारों में लूटपाट होने लगा, अनाजों के गोदामों पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐसा ऐलान कर दिया। अरे मेरे भाई, अब गड़बड़ा रहा था, सब मैटर गड़बड़ा रहा था। खान सर ने बोला था कि भैया आप प्रोटेस्ट करो शांतिपूर्ण तरीके से, लोगों ने पूरा ट्रेन फूंक डाला, स्टेशन को तोड़, हॉस्पिटल तोड़ डाला, चेक पोस्ट तोड़ डाले, बच्चों को समझाते रहे। अगले दिन उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल दिया था। तो वो तो अलग बात है, इस समय मल्टीमीडिया का जमाना है, लोग थोड़ा सा काफी तो हुए लेकिन थोड़ा लेट लतीफ हो गया। और यहाँ गांधी जी तो क्या बोल पाते, गांधी जी तो कोसों दूर खड़े, उनके नाम पर ये सब हो रहा था, बताइए। तो ये सब होने लगा गाँव में।
जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा देते थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों में 1920 की दशक में शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह से संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य अब पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 जनवरी 1900 का संयुक्त प्रांत में रायबरेली की पुलिस के किसानों पर गोली चला दी। ये सब कहाँ गांधी जी बोलते क्या? गांधी जी कभी नहीं बोलते, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। गांधी जी जानते थे कि देखिए जो बुराई है ना उसको अच्छाई से ही मारा जा सकता है, जो क्रोध है ना उसको प्यार से ही समाप्त किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर क्षेत्रों की तरह यहाँ पर अंग्रेजी सरकार को बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। और लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते हैं, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन में सकते। लोगों का ऐसा मानना जो जंगली क्षेत्र में रहते हैं, मैंने खुद ऐसा रियलाइज किया है, ऐसा महसूस किया है मेरे भाई, वो लोग ना जंगल को अपना मानते हैं। वो जंगल को अपना अगर असम में खासोगारी जनती आप चले जाओ भैया, आप चले जाओगे, एक अगर पत्ता तोड़ दिया ना तुम्हारे पर, पता है तुमको बहुत बुरा असर हो जाएगा, मैं बता दूं। गलती से भी कोई पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। तो उन जगह पे ऐसा उन लोग को भावनाएं जुड़ जाती हैं, वो जंगल को अपना घर मानते हैं, ठीक है। इसमें पहाड़ों में लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं, ठीक है। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। सॉरी, पीछे नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, आप इसको इग्नोर करिएगा और आगे हम बढ़ते हैं। अल्लूरी सीताराम थे ना राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि बहुत सारी उनके पास ना उनका ऐसा देखिए, वो लोग ना, एक बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा अंधविश्वास में ज़्यादा लोग जीते हैं। तो वे कहते थे ना कि गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। जैसे अच्छा इनका एक विश्वास अलग चीज होता है, एक दृढ़ निश्चय अलग चीज होता है। आप देखिएगा सीताराम तिवारी के बेटा कौन थे? चंद्रशेखर आजाद बोलते थे कि उन्हें अंग्रेजों की गोली छू भी नहीं सकती, और लास्ट तक यही हुआ, ठीक है। वे अपनी गोली